नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चीन के वाटर बॉम्ब, पानी बम का जवाब देने के लिए भारत बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। अब ये चीन का जो वाटर बॉम्ब की धमकी या थ्रेट कहें या खतरा, उसकी चर्चा पिछले कई सालों से हो रही है और कई सालों से हमारे अखबारों में, मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये खबरें छपती रहती हैं कि चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर इतना बड़ा डैम बना रहा है कि अगर उसका पानी, उसके रिजर्वायर का पानी वो छोड़ दे, मतलब बांध को तोड़ दे, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर यहाँ हिमाचल तक सब डूब जाएगा। तो ये कहा जा रहा था कि अब चीन जो है हथियारों से लड़ने की बजाय सीमा पर किसी हथियार का इस्तेमाल करने, सेना का इस्तेमाल करने की बजाय, आर्मी का या एयरफोर्स का इस्तेमाल करने की बजाय इसका इस्तेमाल कर सकता है हथियार के रूप में। अब भारत के पास इसका क्या जवाब? तो था कि कोई जवाब नहीं है। भारत जो है वो केवल चीन की दया पर निर्भर है कि चीन ऐसा न करे, चीन के रहम पर निर्भर है कि चीन जो है इस तरह की घटना के बारे में न सोचे। तो चीन के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं और 50 के दशक से ही, और जवाहरलाल नेहरू की जो चीन को लेकर नीति थी, उसकी गलतियों का खामियाजा हम लंबे समय से भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आज जवाहरलाल नेहरू की चीन नीति क्या थी इस पर बात नहीं करने जा रहा हूँ। उस पर हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं। आप लोगों को मालूम है कि उसका क्या क्या नुकसान हुआ भारत को, जो आज तक हो रहा है। लेकिन बात अभी जो है वर्तमान संदर्भ में करते हैं। डोकलम का विवाद हुआ, वहाँ भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद लद्दाख में सीमा पर विवाद 4 साल चला, दोनों तरफ से फौजें तैनात रहीं। आई बॉल टू आई बॉल जो है कन्फ्रंटेशन की स्थिति थी और उसमें एक फिजिकल वॉर भी हुई। हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसमें डंडे और कटीले तारों के साथ इस तरह का हमला हुआ जिसमें हमारे एक कर्नल का बलिदान हुआ। लेकिन भारतीय सेना ने हाथ से ही इस तरह से मारा चीनियों को कि चीनियों को अगले 50-100 साल तक याद रहेगा। इन दो घटनाओं से चीन को ये समझ में आ गया कि भारत से युद्ध या सैन्य स्तर पर, इस स्तर पर निपटना बहुत कठिन है। भारत के पास जिस तरह की सैनिक तैयारी है, उसमें चीन के साथ लगी हुई सीमा की जो टेरेन है, जिस तरह का मौसम वातावरण है, उसमें लड़ने की क्षमता चीन से बेहतर है हमारी सेना के पास। ये भी चीन को मालूम है। और हमारे हथियारों की क्वालिटी क्या है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। चीन के पास जो हथियार हैं, चाहे उनकी वायुसेना के लड़ाकू विमान हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे दूसरे जो है हथियार हो, उनकी गुणवत्ता को लेकर पूरी दुनिया में संदेह है। ये दोनों बातें तो बड़ी स्पष्ट हैं। और हाल के दिनों में जिस तरह का 4 साल का ये गतिरोध चला, गतिरोध अभी टूटा है। वो गतिरोध इसलिए टूटा कि चीन को समझ में आ गया कि ये नया भारत है, यहाँ हम इनको पीछे नहीं हटा सकते। तो चीन की जो नीति रही है, विस्तारवादी नीति, जिसमें सलामी स्लाइसिंग एक स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल की जाती है कि 5 कदम आगे बढ़ जाओ, फिर गतिरोध होगा, बातचीत होगी, कुछ जो है विवाद होगा, और उसके बाद जो है 3 कदम पीछे हट जाओ, तो 2 कदम पर तो कब्जा हो गया। इसी तरह से भारत का एक बड़ा भूभाग चीन कब्जा कर चुका है। 62 में युद्ध लड़ा हमने और 42,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चीन के कब्जे में चली गई। ये उसके बाद भी चीन जो है इस तरह की नीतियां अपनाता रहा है, कभी सीमा पर शांति नहीं होने दी। सीमा निर्धारण को लेकर जो समझौता है उसका बार बार चीन उल्लंघन करता रहा। बातचीत में हम किसी एक मुद्दे तक जो है पहुंच जाते हैं, उसको सुलझा लेते हैं, अगली बैठक में वो फिर उस पर विवाद उठा देता है। फिर वो इस समय की बात नहीं, वो कहता है कि हमारा तो 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले यहाँ पर कब्जा था। इस तरह के नए नए विवाद खड़ा करता रहता है। चीन केवल भारत से नहीं, अपने सारे पड़ोसी देशों से उसका इसी तरह का विवाद चलता है और वो एक तरह की जो है साइकोलॉजिकल वॉर की टेक्निक्स अपनाता है कि नेगोशिएटिंग टेबल पर आने से पहले ही इतने दबाव में डाल दो अपने विरोधी को कि वो कुछ न कुछ कंसीड कर ले। लेकिन उसने देखा कि 2014 के बाद भारत ऐसा नहीं कर रहा है। उसको समझ में आ गया कि हालात बदल गए हैं, तो उसको अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी।
तो इसलिए चीन लद्दाख सीमा से अपनी फौजें हटाने को तैयार हुआ। जो पुरानी स्थिति थी जहाँ तक दोनों सेनाएं गश्त करती थीं, वो उन चौकियों पर लौटने को तैयार हो गए। तो पुरानी स्थिति को बहाल लगभग कर दिया गया। तो अब ये कहा जा रहा था कि चीन दरअसल इस समय का इस्तेमाल कर रहा था, ये बांध बनाने की तैयारी के लिए बांध बना रहा है। चीन बेडाग में जो है ये बांध बना रहा है, जो मैकमोहन लाइन से लगा हुआ सटा हुआ इलाका है। और चीन यहाँ पर 60,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर क्षमता जो है विकसित करना चाहता है। और इसका जो रिजर्वायर होगा उसमें जो पानी इकट्ठा करने की क्षमता होगी, जल संचय की जो क्षमता होगी, वो लगभग 55.5 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर होगी। इतने पानी का संचय किया जा सकता है इस बांध के रिजर्वायर में। और चीन ये बांध ग्रेट बेंड के पास बना रहा है। नदी यहाँ अचानक यू टर्न लेती है, तो यू टर्न लेती है तो जो उसकी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होती है वहाँ फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए चीन जो है वो छोटे रिजर्वायर के साथ भी ज़्यादा मेगावाट की विद्युत क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है, उसका प्रोजेक्ट लगा सकता है। हमें वो एडवांटेज नहीं है, इसलिए ज़्यादा पानी संचय की क्षमता के बावजूद बिजली कम पैदा होगी। भारत जो बांध बना रहा है उसमें जो पानी के संचय की क्षमता होगी वो 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर की होगी, यानी चीन से लगभग दुगने से थोड़ा कम। तो चीन का जो ये इरादा अगर रहा होगा, इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना तो है नहीं कि वो इसका इस्तेमाल जो है एक वाटर बम के रूप में जो है इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ये खतरा, ये थ्रेट लगातार बना हुआ था कि अगर ऐसा चीन ने कर दिया तो, क्योंकि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे में अगर चीन अपने बांध का सारा पानी छोड़ दे तो भी हमारे बांध का रिजर्वायर उसको समेटने में, उसको पचा पाने में सक्षम होगा। तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और चीन को बहुत करारा जवाब होगा। और चीन जिस नदी पर बना रहा है उसका नाम है यार लंग ज़ेंगबो। ये यू टर्न लेकर अरुणाचल में आ जाती है। और भारत सियांग नदी पर बना रहा है जो ब्रह्मपुत्र नदी का डाउन स्ट्रीम है। अरुणाचल के सियांग जिले में पेरोंग नाम का इलाका है, उसको बांध बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। पहले 2-3 और इलाकों पर बातचीत चल रही थी, अब वहाँ पर फिजिबिलिटी सर्वे शुरू होने वाला है। हालांकि कुछ स्थानीय लोग, गांव के लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये निचला हिस्सा जो है, यहाँ संतरे की खेती बहुत अच्छी होती है, वो लोग संतरे की खेती करते हैं और साल में लगभग 2.5 लाख रुपए कमाते हैं इससे। तो अगर ये बांध बनेगा और इससे में जो है रिजर्वायर बनेगा तो ये डूब क्षेत्र में आ जाएगा, तो उनकी रोज़ी रोटी चली जाएगी, ज़मीन चली जाएगी। तो वो जानना चाहते हैं कि बांध की ऊंचाई क्या होगी और कितना इलाका डूब क्षेत्र में आएगा। तो कुछ लोग तो जो है इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध नहीं कर रहे, कह रहे सर्वे होना चाहिए, सर्वे से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा क्या होगा ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार बातचीत करके इसको सुलझाने में सक्षम है और सुलझा भी लिया जाएगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है। आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश का इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन उस तरह से घनी आबादी नहीं है वहाँ। तो आबादी का बहुत बड़ा विस्थापन नहीं होने वाला है और उससे निपटने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए, वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने निश्चित रूप से योजना बना रखी होगी और उसको लागू भी करेगी, क्योंकि ये बांध स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस का है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। तो इस बांध की ऊंचाई 465 मीटर होगी और अगले महीने से पेरोंग में ड्रिलिंग मशीनें पहुंचना शुरू हो जाएंगी, यानी फिजिबिलिटी सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। पहले डाइंग युगेंग का जो इलाका है उसके बारे में विचार हो रहा था कि वहाँ पर रिजर्वायर बनाया जाए, लेकिन फिर पाया गया कि सबसे अच्छा स्थान जो है पेरोंग होगा। भारत इस परियोजना पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस परियोजना के पूरा होने से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा, पूरे इलाके का डेवलपमेंट होगा,
बिजली की उनकी जो समस्या है बिजली की, वो हल होगी। बिजली सिंचाई के लिए, घरेलू काम के लिए, और उसके अलावा इंडस्ट्री वहाँ लगती है तो उसके लिए भी काम आएगी। तो ये सब तो एक तरह से आप कहें फ्रिंज बेनिफिट है। इसका मुख्य उद्देश्य इस बांध को बनाने का स्ट्रेटेजिक है कि चीन अगर इस तरह की कोई हरकत करता है, कोई नापाक हरकत करने के बारे में सोचता भी है, तो उसकी तैयारी पहले से रहे। इससे पहले की सरकारें इसी बात से डर जाती थी कि अगर हमने इस तरह की कोशिश भी की तो चीन अड़ंगा डालेगा। चीन जो है हमारे ऊपर अगर हमला नहीं करने वाला होगा, ये वाटर बॉम्ब नहीं छोड़ने वाला होगा तो भी छोड़ देगा। आपने सुना ही होगा कि संसद में खड़े होकर भारत के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा था कि सीमा पर हम सड़कें इसलिए नहीं बना रहे हैं, उनके मुताबिक जानबूझकर भारत नहीं बना रहा है, कि अगर सड़क बना दिया और चीन ने आक्रमण किया तो उन्हीं सड़कों के जरिए चीन की सेना भारत में घुस आएगी। अब इस तरह का आर्गुमेंट, इस तरह का तर्क आप दुनिया में किसी देश के रक्षा मंत्री से नहीं सुन सकते, और वो भी निजी बातचीत या गपशप में नहीं कहा, संसद में खड़े होकर कहा। तो क्या हालत थी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की कांग्रेस के राज में, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस बांध के जरिए भारत चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये बात मुझे लगता है चीन को भी समझ में आएगी। उसका असर क्या होगा, इससे ऐसा नहीं है कि चीन जो है हमारे बारे में अपनी राय बदल देगा, या वो अपनी विस्तारवाद की नीति बदल देगा, या वो सलामी स्लाइसिंग की उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको बदल देगा। ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। लेकिन चीन को ये समझ में आ गया है, और ज़्यादा आ जाएगा, कि अब ये भारत दूसरे किस्म का भारत है। ये मोदी के युग का भारत है, जो किसी भी हालत में न तो दबता है न झुकता है, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी रखता है। ये संदेश जाने के बाद दोनों देशों के संबंध में सुधार होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और आप देख लीजिए, दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसी देश की बात सुनी जाती है जो देश शक्तिशाली हो, सक्षम हो। कमज़ोर देश की बात कोई नहीं सुनता, उसे लोग दबाते ही हैं, उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। भारत की यही स्थिति कांग्रेस पार्टी ने बना रखी थी इतने दशकों से। पिछले 10 सालों में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, आप कल्पना कीजिए 1947 के बाद अगर ये काम हुआ होता तो आज भारत की स्थिति क्या होती। भारत और चीन के बीच में अगर व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध सुधरने हैं और बराबरी के स्तर पर बातचीत होनी है, तो चीन को ये एहसास होना ज़रूरी है कि भारत का मुकाबला वो सेना के जरिए नहीं कर सकता है, अपनी सैन्य ताकत के जरिए नहीं कर सकता है। भारत से अगर वो कोई कंसेशन ले सकता है तो अपनी आर्थिक ताकत के बल पर। और भारत को भी मालूम है कि दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, इसमें दोनों का भला है। लगातार सीमा पर विवाद, सीमा पर तनाव, ये दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है। तो सर पे एक जो खतरा मंडरा रहा था कि चीन जो है अब पारंपरिक हथियारों की बजाय वाटर बम का इस्तेमाल कर सकता है भारत के खिलाफ, और भारत के बड़े इलाके को संकट में डाल सकता है, भारत देश को संकट में डाल सकता है, उसका जवाब देने की तैयारी कर ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारत सरकार ने। और चीन को मालूम है कि भारत ये जो बांध बना रहा है, उस बांध के बनने के बाद उसकी ओर से ये जो खतरे की आशंका थी वो पूरी तरह से टल जाएगी। अब ये बांध बनने के बाद चीन कभी इस बारे में सोचेगा भी नहीं कि वो अपने बांध का इस्तेमाल वाटर बम के रूप में कर सकता है। तो ये होती है जब आपके देश का नेतृत्व किसी ऐसे नेता के हाथ में हो जिसमें विल पावर हो, जिसे अपने ऊपर और अपने देश के लोगों की क्षमता पर भरोसा हो, जिसे अपने देश की योग्यता पर भरोसा हो, जिसे अपने देश की प्रतिभा पर भरोसा हो, और जिसे अपने देश के सैनिकों पर भरोसा हो, और आम नागरिकों पर और अपने विशेषज्ञों पर भरोसा हो। तो चीन और भारत के संबंध दिनों दिन जो है उनमें जो सुधार आएगा वो इसलिए कि भारत चीन के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक, या बराबरी, नज़दीक से मेरा मतलब बराबरी के स्तर पर पहुंच रहा है। भारत अभी आर्थिक दृष्टि से चीन से काफ़ी पीछे है। हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है दुनिया की, चीन दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है।
और वो लंबा सफ़र तय करने के लिए हमें समय चाहिए, और समय के लिए हमको ऐसा समय चाहिए जिसमें तनाव ना हो, जिसमें हमारे जो संसाधन हैं उनका खर्च कहीं और पर ना हो, उनको कहीं और ना डिप्लॉय करना पड़े। तो सीमा पर शांति बहुत ज़रूरी है। सीमा पर शांति होगी तो ये विकास के कार्यक्रम, ये परियोजनाएं तेज़ी से चलाने में मदद मिलेगी। तो भारत इसकी पूरी तैयारी कर रहा है और चीन को ये समझ में आ रहा है, इसीलिए ये लद्दाख सीमा पर जो 4 साल का गतिरोध था वो टूटा है। इसीलिए चीन बात करने के लिए तैयार हुआ है। अब चीन से जो है कई स्तर की बायलैटरल बातचीत शुरू होने वाली है। विदेश मंत्री से बात हो चुकी है, उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात हो चुकी है। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की विजिट होने वाली है। तो कुल मिलाकर मामला धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। ये भारत की आर्थिक उन्नति के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए तो अच्छी बात है ही, आर्थिक उन्नति के लिए भी अच्छी खबर है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।